हेलो बच्चों, वेलकम टू कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसा आप सभी को पता है कि आपकी 10th क्लास की डेट शीट आ चुकी है, तो आपको उसी के हिसाब से पढ़ाई करने देनी भी शुरू कर देनी चाहिए। हमने अपने एंड से कुछ ना कुछ डिसीजन लिए, जैसे कि हम आज से यानी कि 1 जनवरी से जब तक तुम्हारे बोर्ड्स हैं, जब तक हम डेली इस चैनल पे कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ तुम्हारा साइंस का कंटेंट डेली के डेली डालते रहेंगे। हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे सारे के सारे चैप्टर शॉर्ट्स की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में, छोटी छोटी वीडियो की फॉर्म में डालते चले जाएं। तो आज जैसे कि पता है तुम्हें डे फर्स्ट है, तो चलिए, जैसे आपको पता है कि आपके साइंस के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब भैया ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई, लेकिन न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज होता क्या है? देखो, जैसे ऐसे मानो कि ए बी के साथ मिला और सी बना दिया, तो देखो ये जो बने, ये क्या थे? ये अलग था, ये अलग था, ठीक है। ये तो दो नए नए सब्सटेंस, जो तीसरा नया सब्सटेंस बना ये कुछ एक नया बन गया। जैसे मानो तुमने दूध में चीनी मिला दी, या तुमने ऐसा मान लो कि दाल में चीनी मिला दी, तो क्या बन जाएगा? दाल चीनी। हाँ, ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन बन क्या जाएगी? दाल चीनी। तो देखो, दाल की कुछ अपनी प्रॉपर्टी थी अलग, चीनी की प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, लेकिन जो एक नया प्रोडक्ट आया उसकी प्रॉपर्टी अलग थी। तो देखो, व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, मतलब कि एक या एक से नए सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीज आती है। पहला, जो रिएक्ट करता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट। और जो हमारा बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। वैसे तुम्हें डेली लाइफ में पता होगा, जो चीज आपस में रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करके कुछ चीज नई बनाएगी, उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो चीज नई बनेगी, जो तुम्हारा बन चुका है, जैसे यहाँ पे दालचीनी बन चुका है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, अगला इतना है समझ, ठीक है। अगला, अब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, देखो अब जैसे कि तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब तुम्हें कैसा पता लगे केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, कैसी हो रही है? हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसके जनरली 2-4 तरीके हैं। तो देखो, जैसे मैंने लिखे हैं, पहला चेंज इन स्टेट, मतलब अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। वह स्टेट का मतलब क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, स्टेट जनरली 3 तरह की होती है। कितने तरह की? 3। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यानी कि मान लो कि जैसे कि बर्फ थी, मान लो आइस थी, आइस को मैंने क्या करा? हीट किया, तो किसमें? वाटर में बदल गई। तो यानी कि वोट भैया, आइस भी तो वाटर ही है, वाटर भी वाटर ही है, लेकिन आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर की, तो जबकि वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म है। तो यानी कि स्टेट चेंज हुई है ना, तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। अगला, चेंज इन कलर। अगर उस चीज का कलर, जैसे कि मान लो कि तुमने अपने घर पे कभी सुना हो कि भाई मम्मी मैदा या फिर सूजी भूनती रहती है, तो जब सूजी भूनती है तो क्या होता है? बोलते हैं ना कि भाई महक सूंघो, या फिर बोलते हैं कि भाई देखिए उसका कलर आया है क्या। जैसे वो बनाते थे हम, जैसे क्या नाम है, दूध को पकाते रहते मावा बनाते हैं, तो उसका कलर देख लो, पूछते हैं ना भाई कलर आया क्या कलर। जैसे कलर आने लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा मावा बनने लग जाता है, इसका मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने लग जाती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होने लग जाए, कम होने लग जाए, ज्यादा होने लग जाए, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन चेंज होना चाहिए। उसके बेसिस से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो हो रही है या नहीं हो रही है। चौथा पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार क्या होता है, जब हम अपने रिएक्टेंट को हीट कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट पे कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें से ना हीट निकलने लग जाती है बाय प्रोडक्ट की तरह। उसके बेसिस पे भी हम किसी रिएक्शन को बता सकते हैं कि भाई रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो देखो भाई, अब हम केमिकल रिएक्शन को 2 तरीके के लिख सकते हैं। पहला वर्ड इक्वेशन में, और दूसरा केमिकल इक्वेशन में। मतलब वर्ड इक्वेशन में, मतलब वर्ड नाम से पता लग रहा है, अक्षरों की फॉर्म में। मतलब जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा तो क्या? HYDROGN, ऑक्सीजन OXYGN। अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, तुम्हें पता है वाटर मिलता है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसे वाटर। या फिर ऐसा हम जिसे क्या बोल सकते हैं कि
चलो छोड़ो, अभी तुम इतना मानो कि वाटर मिलता है, या फिर तुम बोल सकते हो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो कि H2O बनता है, ठीक है छोड़ो। अब दूसरा क्या, केमिकल इक्वेशन में अब हाइड्रोजन को क्या लिखूं मैं अभी, अब मुझे तो उसके सिंबल फॉर्म में लिखते हैं ना। अगर तुमने कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी हो तो ये थोड़ी कि अगर ऑक्सीजन को रिएक्शन कराना हो तो तुम OXYGON लिखते हो, नहीं ना, तो ऑक्सीजन को लिखते हो O2 की फॉर्म में लिख देते हो, एक छोटे से सिंबल की फॉर्म में लिख देते हो। उसी प्रकार से केमिकल इक्वेशन को मैं उसके सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे अगर हाइड्रोजन था तो मैंने H2 लिख दिया, ऑक्सीजन को मैंने O2 लिख दिया और पानी को मैंने पानी लिख दिया, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। कोई दिक्कत? अब तुम बोलोगे भैया ये 1/2 कहां से आया, ये 1/2 मैं आगे बताऊंगा। तुम सिंपल सा याद रखो केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक वर्ड इक्वेशन और एक केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, केमिकल इक्वेशन में मैं उसके जो सिंबल है उनका इस्तेमाल करता हूँ। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? अच्छा अब देखो, अब केमिकल इक्वेशन रिएक्ट विद द, देखो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मान लो सिंपल सी बात है ना, मान लो जैसे मान लो भैया यही है H2O2 और H2O, अगर यहाँ पर क्या केमिकल इक्वेशन ना होती, ये इक्वेशन ना होती तो मैं इसको कभी दिखा पाता? मैं क्या क्या दिखा पाता कि केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है? नहीं दिखा पाता। तो मुझे किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अब भाई ये इक्वेशन ना होती तो मैं किस केमिकल रिएक्शन को लिख पाता कि भाई कभी H2 और O2 मिलते होंगे तो पानी बनता होगा? नहीं दिखा पाता ना, तो इसकी मुझे जरूरत पड़ी है। अगला है कि इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ द एलिमेंट और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद द फिजिकल स्टेट। मतलब अब इसके अंदर क्या है, H2 वगैरह का इस्तेमाल हुआ, एटम का इस्तेमाल हुआ, इधर O2 का इस्तेमाल हुआ, इधर H2 का इस्तेमाल हुआ, इनके कुछ ना कुछ क्या मोलर मास भी पाए जाएंगे, उनका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब मान लो H2 है, O2 जनरली गैस में पाया जाता है। अब ये पानी जब बना होगा तो ये तो पानी तो भैया सीधी सी बात है लिक्विड में पाया जाएगा, इनकी फिजिकल स्टेट भी चाहिए होती है, तो इनकी किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट को भी हमें दिखाना पड़ता है। अगला जैसे कि एक एग्जांपल देखो, जैसे देखो मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब भैया मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम इज बर्न क्या इन एयर, हवा में जल रही है, तो हवा में क्या ऑक्सीजन, तो भैया क्या बन जाना चाहिए था MgO। लेकिन भैया अभी मैं इसको अभी यहाँ डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस करना इससे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे तुम्हें ये पता लगेगा कि ये मैंने 1/2 यहाँ कहाँ से लिखा, या फिर तुमने कहीं अपनी किताबों में देखा हो कि ऐसे लिख देखे कि Mg प्लस O2 ऐसे कर देंगे 2MgO और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो भैया यहाँ 2 क्यों लगाया, यहाँ 1/2 क्यों लगाया। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तुम्हें टीचर ने, तुमने कहीं भी पढ़ी हो या फिर तुमने कहीं नहीं पढ़ी हो, तो नहीं पढ़ी है तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जैसे अगर तुमने कहीं पढ़ी होगी तो तुमने, टीचर है ना अपने अपने तरीके से बैलेंसिंग सिखाते हैं। आज मैं अपने तरीके से बैलेंसिंग सिखाऊंगा, तुम उस हिसाब से देखना, एकदम इजी तरीका है। आगे ये 10th में तो काम आएगी, जो बच्चा आगे 11th में या 12th में तुम्हारे केमिस्ट्री वगैरह लेता है तुम्हारे वहां भी बहुत ज्यादा काम आएगी, तो बस इसको मद्देनजर रखना। मैंने यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, पहले हम छोटे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, फिर एक बड़ा, चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में, ठीक है। देखो भाई अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट जो हमारा नया बनता है। तो सिंपल सा इतना ही याद रखना है हमें। यहाँ पर एक नई चीज याद रखनी है, क्या कि रिएक्टेंट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, यहाँ पर हमें नंबर याद करना है, बस सिंपल, खत्म हो गई बैलेंसिंग। देखो जैसे पहला उठाओ भैया, पहला Mg प्लस O2 क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को उठाते हैं। भाई रिएक्टेंट में Mg कितने हैं 1, भैया ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे बताओ, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 2। देखो इसे कहते हैं स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री तो 1 है, लेकिन 1 2 जा 2 ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन O2 तो एक ही है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है भैया। प्रोडक्ट में देख लो, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितने हैं भैया 1, ऑक्सीजन कितने हैं भैया 1, तो भैया बैलेंसिंग तो है नहीं, तो इस प्रोसेस को बैलेंसिंग। अच्छा तुम्हें भी पता लगे कि भाई बैलेंसिंग होती क्या है, तो हम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल कर देते हैं, उनके नंबर के इक्वल कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बैलेंसिंग कहते हैं। सिंपल सी बात, जब मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर दोनों के जैसे बराबर हो जाएंगे, उस प्रोसेस को मैं बैलेंसिंग होगा। जैसे यहाँ पर देखो
भाई मैग्नीशियम कितना एक, इधर कितना मैग्नीशियम एक, तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ? नहीं। अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन, यानी कि हमें ऑक्सीजन पे छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो भैया देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ ऑक्सीजन कितने दो, और यहाँ ऑक्सीजन है एक, या तो मैं इसको भी क्या कर दूं एक, या इसको भी क्या कर दूं दो, तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। वो कहते हैं ना, या तो मान लो कि ये तराजू है, मान लो यहाँ पर अगर आधा किलो का बाट है, 1 किलो का बाट है, आधा किलो वजन है, या तो मैं आधा किलो यहाँ से हटा दूं, या आधा किलो यहाँ और ऐड कर दूं, तब ये 1-1 किलो हो जाएगा, या फिर ये आधा-आधा किलो हो जाएगा। तो मेरे पास दो ही कंडीशन है जिनके बेसिस पे मैं अपने रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूँ। तो देखो भाई यहाँ कितने दो है, ये ना दो है ना, तो दो को एक बनाने के लिए तो भैया हम हाफ कर सकते हैं ना, 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया ना। तो मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो सिंपल सा मेरा देखो भाई mg1 ऑक्सीजन कितने यहाँ पर कितने 2 से ये गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 1, तो बराबर हो गए ना। तो हैंस मेरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। कोई दिक्कत? अभी हम आगे 2 एग्जांपल और करेंगे तो देख। अच्छा अगर किसी बच्चे के मन में आए कि भैया बैलेंसिंग क्यों करते हैं, तो देखो अगर तुमने आपको कभी पहले अपने लाइफ में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मद्देनजर रखते हुए कि मास ना ही बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको मद्देनजर, इसको ही प्रूव करने के लिए, इसको गलत ना ठहराने के लिए हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा जैसे कि उतार लिया, देख लो मैं इसे रफ कर रहा हूं, देख लो उतार लिया तो एक बार देखो, जैसे अगला देखो उतारो भैया H2O2 S2, 1 मिनट के लिए खुद ट्राई कर लो, मैं वीडियो पॉज करना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद ही समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पेपर है तुम्हारे प्री बोर्ड, तो पहले प्रैक्टिस करना है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस वाला पार्ट चल रहा है, पॉज करके खुद से, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। देखो फिर भैया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के नंबर काउंट करो, प्रोडक्ट के नंबर काउंट करो। भैया रिएक्टेंट में पहले कौन है भैया, हाइड्रोजन, कितने भैया 2, ऑक्सीजन कितने भैया 2, जल्दी जल्दी हो चलना चाहिए बात। भैया ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर आओ भैया, हाइड्रोजन कितने भैया 2, ऑक्सीजन कितने भैया 1, यानी कि भैया हाइड्रोजन तो अब भी 2, पहले भी 2 थे अब भी 2 हैं, तो हाइड्रोजन में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो भैया किस में दिक्कत है, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को ठीक कर लो। भैया ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो भैया अभी ये तो पिछला तरीका ही हो गया, हाँ इसको हम भेज देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ेंगे तीसरे वाला जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसे देख लो, अगर जिस बच्चे का नहीं हुआ उतार सकता है। ठीक देखो जैसे तीसरा वाला देखो, ये बेहतर है, ये तुम्हारे दिमाग भी खोलेगा। देखो जैसे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 करो। भैया Fe कितने रिएक्टेंट में 1, और हाइड्रोजन कितने भैया रिएक्टेंट में 2, और ऑक्सीजन कितने भैया रिएक्टेंट में 1। भैया Fe कितने प्रोडक्ट में 3, ऑक्सीजन कितने भैया 4, और हाइड्रोजन कितने भैया 2। भैया यहाँ तो हाइड्रोजन भी आयरन भी इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, ऑक्सीजन भी इक्वल नहीं है, तो हमें क्या इनको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। देखो आयरन कितने 1 और इधर कितने 3, तो इसको मैं 3 बना लूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने बनाया ना, या तो इसको बदल कर लो या उसे बदलाव कर लो। तो यहाँ पर हम इसे बदलाव 3 को 1 करेंगे, फिर 1/3 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं, 3 आ गया, तो इनकी भैया यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। ठीक है अगला, अब भैया हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, भैया हाइड्रोजन कितने 2, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, कोई दिक्कत है नहीं। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में पंगा है, ध्यान से देखना, सवाल इंपॉर्टेंट भी है और ऊपर से डिफिकल्टी भी है, देखो ध्यान से। भैया ऑक्सीजन कितने 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4, कोई दिक्कत। अच्छा अगर मैं इस ऑक्सीजन को यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है ना, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 4 हो जाएंगे, तो भैया 4 हो गए ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, हाइड्रोजन तो 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2, तो 2 की ऐसे में किससे मल्टीप्लाई करूं जो 8 आ जाए, यह लग रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी कि मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर बन जाएगा। अब देखो भैया आयरन 3
आयरन 3। भैया हाइड्रोजन 4 दूनी 8, भैया हाइड्रोजन 4 दूनी 8, भैया ऑक्सीजन 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4। कोई दिक्कत आया समझ? ऐसे तुम अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की, तभी आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।